नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज ब्लास्ट में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। चलिए खबरों के सफर को शुरू करते हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव परिणाम को लेकर अहम खबर। कांग्रेस नेता और बहरामपुर से सांसद अधीर रंजन चौधरी व्यथित और क्षुब्ध हैं। बंगाल चुनाव में कांग्रेस के खराब परफॉर्मेंस से क्षुब्ध हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी शर्मनाक हार के बाद मुझे पूर्व सांसद कह सकते हैं। कांग्रेस को ट्विटर, फेसबुक के बजाय सड़क पर संघर्ष करना होगा। राहुल गांधी की 2 रैली के बाद प्रचार पर नहीं आने से कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटा। टीएमसी ने इसे बहुत प्रचारित कर कांग्रेस को शर्मिंदा किया है। कांग्रेस का हिंदू वोट भाजपा ले गई और मुस्लिम वोट टीएमसी। हमारे पास कुछ नहीं बचा। वाम मोर्चा ने भी अपना कुछ वोट टीएमसी को डलवाया। प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफे के सवाल पर उन्होंने कहा, मेरी तो अध्यक्ष बनने में रुचि ही नहीं थी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने जिम्मेदारी दी और अब सोनिया जी चाहे तो मुझे हटा दे। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के परिणाम यहां पर सामने आए हैं। परिणाम आने के बाद ये रिएक्शन अधीर रंजन चौधरी का सामने आया है और इन चुनाव के परिणामों को लेकर कांग्रेस नेता और बहरामपुर से सांसद अधीर रंजन चौधरी व्यथित नजर आए, क्षुब्ध है इन परिणामों को लेकर। बंगाल चुनाव में कांग्रेस के खराब परफॉर्मेंस से वो क्षुब्ध है। उन्होंने कहा कि ऐसी शर्मनाक हार के बाद मुझे पूर्व सांसद आप कह सकते हैं। कांग्रेस को ट्विटर, फेसबुक के बजाय सड़क पर संघर्ष करना होगा। राहुल गांधी की 2 रैली के बाद प्रचार पर नहीं आने से कार्यकर्ताओं का मनोबल भी टूटा। टीएमसी ने इसे बहुत प्रचारित कर कांग्रेस को शर्मिंदा किया। कांग्रेस का हिंदू वोट भाजपा ले गई और मुस्लिम वोट टीएमसी। हमारे पास कुछ नहीं बचा। वाम मोर्चा ने भी अपना कुछ वोट टीएमसी को डलवाया। प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफे के सवाल पर उन्होंने कहा, मेरी तो अध्यक्ष बनने में रुचि ही नहीं थी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने ये जिम्मेदारी दी और अब सोनिया जी चाहें तो मुझे हटा दें। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव का विश्लेषण। बंगाल, केरल व तमिलनाडु चुनाव परिणाम के कुछ रोचक आंकड़े। बंगाल में इस बार युवा विधायकों की संख्या बढ़ी है। 40 साल तक के युवा विधायक 11% से बढ़कर 14% हुई है। 70 साल से अधिक उम्र वाले विधायकों की संख्या 9% से घटकर 8% हुई। महिला विधायकों की संख्या 14% यथावत है। बंगाल में इस बार 2016 की तुलना में अपेक्षाकृत कम पढ़े लिखे उम्मीदवार विधायक बने हैं। स्कूली शिक्षा तक पढ़े विधायकों की संख्या 32 से बढ़कर अब 39% हुई है। वहीं ग्रेजुएट विधायक भी 43% से घटकर 39% हुए। तमिलनाडु में 40 वर्ष तक की उम्र के युवा विधायकों की संख्या 10% से घटकर मात्र 6% रह गई है, जबकि 70 साल से अधिक उम्र के विधायकों की संख्या 1 से बढ़कर अब ये 6% पर पहुंच गई है। तमिलनाडु में महिला विधायकों की संख्या भी 9% से घटकर 5% हुई। केरल में 40 वर्ष से कम उम्र के विधायकों की संख्या 2% घटी है। केरल में स्कूल शिक्षा प्राप्त विधायकों की संख्या 37% से बढ़कर 39% हुई, जबकि ग्रेजुएट विधायक 42% से बढ़कर 46% हुए हैं। तो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव का ये विश्लेषण है, किस तरह से किस उम्र के ज्यादा यहाँ पर परसेंटेज सामने आ रहा है और किसका कम, या पिछली बार से किस तरह से घटा है, ये बेहद अहम है और इसी का ये विश्लेषण है। और हम 3 अहम राज्यों की कर रहे हैं, बंगाल, केरल, तमिलनाडु, जहां पर चुनाव परिणाम के ये रोचक आंकड़े हैं। बंगाल में इस बार युवा विधायकों की संख्या बढ़ी है। 40 साल तक के जो युवा विधायक हैं वो 11% से बढ़कर अब ये 14% तक हो चुके हैं। 70 साल से अधिक उम्र वाले विधायकों की संख्या यहाँ पर कम हुई है, जो कि 9% से 8% हुई। महिला विधायकों की संख्या 14% यथावत है। बंगाल में इस बार 2016 की तुलना में अपेक्षाकृत कम पढ़े लिखे उम्मीदवार विधायक बने। स्कूली शिक्षा तक पढ़े विधायकों की संख्या 32 से बढ़कर अब 39% हुई है। वहीं ग्रेजुएट विधायक भी 43% से घटकर 39% हो गए हैं। तमिलनाडु में 40 वर्ष तक की उम्र के युवा विधायकों की संख्या 10% से घटकर मात्र 6% हुई, जबकि 70 साल से अधिक उम्र के विधायकों की संख्या में इजाफा हुआ है। 1 से बढ़कर ये 6% हो चुके हैं। तमिलनाडु में महिला विधायकों की संख्या भी 9% से घटकर 5% पर आ गई। इधर केरल की बात करें, जहां पर 40 वर्ष से कम उम्र के विधायकों की संख्या 2% घटी है। केरल में स्कूल शिक्षा प्राप्त विधायकों की संख्या 37% से बढ़कर 39% हो गई है, और जबकि ग्रेजुएट विधायक 42% से बढ़कर अब 46% हुए हैं। बंगाल में हिंसा को लेकर गंभीर। भाजपा 2 दिवसीय बंगाल दौरे पर पहुंचे हैं जेपी नड्डा। बंगाल में चुनाव के बाद जगह जगह हिंसक घटनाएं हो रही हैं। जेपी नड्डा आज कोलकाता में पीड़ित परिवारों से मिले और कहा, पीड़ितों के लिए न्याय की लड़ाई लड़ेगी बीजेपी। टीएमसी के कार्यकर्ता दौड़ा कर पीट रहे हैं। अब तक बीजेपी की 11 लोगों की मौत हो चुकी। बंगाल में तानाशाही चल रही है। ममता बनर्जी को प्रजातंत्र में विश्वास नहीं है। इन घटनाओं से ये साफ होता है। बंगाल में हिंसा को लेकर ही भाजपा अब गंभीर है। भाजपा ने गंभीरता दिखाई। 2 दिवसीय बंगाल दौरे पर जेपी नड्डा पहुंचे हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। बंगाल में चुनाव के बाद जगह जगह हिंसक घटनाएं हो रही हैं। जेपी नड्डा आज कोलकाता में पीड़ित परिवारों से भी मिले। उन्होंने कहा कि पीड़ितों के लिए न्याय की लड़ाई बीजेपी लड़ेगी।
टीएमसी के कार्यकर्ता दौड़ा दौड़ा कर पीट रहे। अब तक बीजेपी के 11 लोगों की मौत हो चुकी। बंगाल में तानाशाही चल रही है। ममता बनर्जी को प्रजातंत्र में विश्वास नहीं। प्रदेश के 3 विधानसभा उपचुनाव का विश्लेषण। विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा रहा। भाजपा को 2 सीटों पर 1.5 गुना से अधिक मार्जिन से मात दी है। दूसरी ओर राजसमंद में भी हार के बावजूद कांग्रेस यहां पर मजबूत हुई है। 2018 विधानसभा चुनाव में किरण माहेश्वरी जीती थी 24,000 वोटों से, लेकिन उपचुनाव में ये मार्जिन घटकर रह गया मात्र 5,000 ही। 2018 में बीजेपी से 0.5% वोट अधिक लेकर कांग्रेस ने सरकार बनाई थी। उपचुनाव में कांग्रेस के 10% वोट बढ़ने से भाजपा की भी चिंता है, जबकि उपचुनाव में 2018 के मुकाबले 9% यहां मतदान कम हुआ है, लेकिन वोटिंग प्रतिशत को लेकर जरूर चिंता बीजेपी में नजर आती है। प्रदेश के 3 विधानसभा उपचुनाव का ये विश्लेषण है। विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन यहां पर अच्छा रहा। भाजपा को 2 सीटों पर 1.5 गुना से अधिक मार्जिन से यहां पर मात दी है। दूसरी ओर राजसमंद की बात कर लें तो यहां हार के बावजूद कांग्रेस मजबूत हुई है। 2018 विधानसभा चुनाव में किरण माहेश्वरी ने 24,000 वोटों से जीत दर्ज की थी, लेकिन उपचुनाव में ये मार्जिन घटकर मात्र 5,000 रह गया। 2018 में बीजेपी से 0.5% वोट अधिक लेकर कांग्रेस ने सरकार बनाई थी। उपचुनाव में कांग्रेस के 10% वोट बढ़ने से भाजपा खेमे में चिंता जरूर नजर आती है, जबकि उपचुनाव में 2018 के मुकाबले 9% कम हुआ है मतदान। कांग्रेस का वल्लभ नगर पर फोकस। 3 विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस का शानदार परफॉर्मेंस रहा। ऐसे में वल्लभ नगर में जीत को लेकर भी कांग्रेस कॉन्फिडेंट है। अगले 2 माह में कभी भी हो सकते हैं यहां पर चुनाव। गजेंद्र सिंह शेखावत के निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी। वैसे वल्लभ नगर में हमेशा ही कांग्रेस को जनता का साथ मिला है, लेकिन स्थानीय पार्टी जनता सेना के वर्चस्व से पड़ना होगा यहां पर पार। जानकार सूत्रों के मुताबिक भाजपा भी यहां जीत के लिए रणधीर सिंह भिंडर के परिवार से संपर्क साध रही है, लेकिन रणधीर सिंह भिंडर और कटारिया की अदावत को खत्म करना भी चुनौती है। भाजपा का एक धड़ा भिंडर की पत्नी को टिकट देने के पक्ष में है और ऐसे में पार्टी कटारिया को राजी करने की कोशिश में भी जुटी हुई है। यानी पूरी तरह से फोकस वल्लभ नगर सीट पर नजर आ रहा है। 3 विधानसभा के उपचुनाव हो चुके हैं, लेकिन अब कांग्रेस का फोकस वल्लभ नगर पर है। 3 विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस का शानदार परफॉर्मेंस रहा और ऐसे में वल्लभ नगर में जीत को लेकर भी कांग्रेस कॉन्फिडेंट नजर आती है। अगले 2 माह में कभी भी यहाँ पर चुनाव हो सकते हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत के निधन के बाद खाली हुई थी ये सीट। वैसे वल्लभ नगर में हमेशा ही कांग्रेस को जनता का साथ मिला है, लेकिन स्थानीय पार्टी जनता सेना के वर्चस्व से यहाँ पार पाना होगा। जानकार सूत्रों के मुताबिक भाजपा भी यहाँ जीत के लिए रणधीर सिंह भिंडर के परिवार से संपर्क साध रही है, लेकिन रणधीर सिंह भिंडर और कटारिया की अदावत को खत्म करना एक बड़ी चुनौती रहेगी। भाजपा का एक बड़ा धड़ा है जो भिंडर की पत्नी को टिकट देने के पक्ष में है और ऐसे में पार्टी कटारिया को राजी करने की कोशिश में जुटी हुई। कोरोना कहर के बीच आईपीएल सस्पेंड। बीसीसीआई ने पूरे सीजन के लिए आईपीएल को सस्पेंड किया है। आईपीएल चेयरमैन ब्रजेश पटेल और बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने इसे लेकर पुष्टि की। बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला का इसे लेकर बयान आया। उन्होंने कहा कि सीजन के आईपीएल के सभी मैच रद्द कर दिए गए हैं। अमित मिश्रा और रिद्धिमान साहा भी आज कोरोना संक्रमित हो चुके और इसके पहले कोलकाता और चेन्नई के खिलाड़ी और स्टाफ भी कोरोना पॉजिटिव आए थे, जिसके बाद ये बड़ा कदम उठाया गया है। कोरोना कहर के बीच आईपीएल को सस्पेंड कर दिया गया। बीसीसीआई ने पूरे सीजन के लिए आईपीएल को सस्पेंड किया है। आईपीएल चेयरमैन ब्रजेश पटेल और बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने इसे लेकर पुष्टि भी कर दी है। बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला का इसे लेकर बयान आया। उन्होंने कहा कि सीजन के आईपीएल के सभी मैच रद्द कर दिए गए हैं। अमित मिश्रा और रिद्धिमान साहा भी आज कोरोना संक्रमित हो गए। इसके पहले कोलकाता और चेन्नई के खिलाड़ी और स्टाफ भी कोरोना पॉजिटिव हुए थे। कोरोना पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सलाह। ट्वीट कर केंद्र सरकार को सलाह दी और कहा कि सरकार की लापरवाही लोगों की जान ले रही है। संक्रमण रोकने के लिए लॉकडाउन ही समाधान है। पूर्ण लॉकडाउन से ही कोरोना थमेगा। कमजोर वर्ग की सुरक्षा के साथ लॉकडाउन लगाया जाए, ये कहा गया है। एक बार फिर से वकालत इस बात को लेकर कि लॉकडाउन अब जरूरत बन चुकी है। कोरोना पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सलाह है। ट्वीट कर केंद्र सरकार को उन्होंने सलाह दी और कहा सरकार की लापरवाही लोगों की जान ले रही है। संक्रमण रोकने के लिए लॉकडाउन ही समाधान है। पूर्ण लॉकडाउन से ही कोरोना थमेगा। कमजोर वर्ग की सुरक्षा के साथ लॉकडाउन लगाया जाए। कोरोना को लेकर संवेदनशील है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। संक्रमित होने के बावजूद प्रदेश की जनता के लिए वो मेहनत कर रहे हैं। वीसी के जरिए अधिकारियों को लगातार निर्देश भी दे रहे हैं। केंद्र सरकार की ओर से राजस्थान के लिए ऑक्सीजन का कोटा बढ़ाने के संकेत मिले हैं। बढ़े हुए कोटे की आपूर्ति जामनगर से करने की मांग की गई।
प्रदेश के कुछ अस्पतालों में भारत सरकार की ओर से ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाएंगे। नवेली लिग्नाइट द्वारा ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के सहयोग की पेशकश भी यहां पर की गई है। जिला कलेक्टर से ऑक्सीजन प्लांट के लिए जमीन चिन्हित करने को कहा गया। कुछ कंपनियों से नाइट्रोजन एवं एलएनजी के टैंकर भी प्राप्त हुए। 2 टैंकरों का रूपांतरण करवा उनसे ऑक्सीजन के उठाव का काम भी शुरू किया गया है। शेष टैंकरों को ऑक्सीजन परिवहन के उपयुक्त बनाने के लिए उनके शुद्धिकरण की प्रक्रिया भी चल रही है। इधर पश्चिम बंगाल के पानागढ़ से भी 4 अतिरिक्त टैंकर लाने के प्रयास चल रहे हैं। चीन और रूस से कॉन्सेंट्रेटर के आयात की प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जा रहा है। दुबई व मुंबई से भी कुछ फर्मों से कॉन्सेंट्रेटर खरीद के लिए चर्चा की जा रही है। मई के अंत तक प्रदेश में लगभग 25,000 कॉन्सेंट्रेटर उपलब्ध हो जाएंगे। सरकार की नजर में रहेगा कोविड मरीजों का ट्रीटमेंट। प्रदेश भर के कोरोना मरीजों की मॉनिटरिंग की बड़ी व्यवस्था की जा रही है। मेडिकल कॉलेज से अटैच अस्पतालों में सीसीटीवी से मॉनिटरिंग होगी। चिकित्सा मंत्री से लेकर अन्य आला अधिकारी मॉनिटरिंग कर सकेंगे। चिकित्सा शिक्षा विभाग कर रहा है इसके लिए बड़ी कवायद। अस्पतालों के सभी सीसीटीवी को ऑनलाइन करने की कवायद की जा रही है। खुद चिकित्सा शिक्षा सचिव वैभव गालरिया कर रहे हैं कवायद की मॉनिटरिंग। अभी तक एमडीएम जोधपुर, ईएसआई उदयपुर, एमसीएच बीकानेर, बाड़मेर और भीलवाड़ा के अस्पताल के सीसीटीवी ऑनलाइन हो चुके हैं। आरयूएच समेत अन्य बड़े अस्पतालों के सीसीटीवी भी अब जल्द ही ऑनलाइन होंगे। दरअसल प्रदेश भर के कई अस्पतालों को लेकर मिल रहा है नेगेटिव फीडबैक। ऐसे में फील्ड में सीधी मॉनिटरिंग के लिए विभाग एक्सरसाइज कर रहा है और ये बड़ी कवायद की जा रही है ताकि सभी जो सीसीटीवी कैमरे हैं वो ऑनलाइन हो सके और यहाँ राजधानी में बैठकर भी हर जगह की मॉनिटरिंग प्रॉपर की जा सके। मरीजों जो कोविड मरीज है उनके ट्रीटमेंट की मॉनिटरिंग हो सके। प्रदेश भर के कोरोना मरीजों की मॉनिटरिंग के लिए ही ये बड़ी व्यवस्था की गई है। मेडिकल कॉलेज से अटैच अस्पतालों में सीसीटीवी की मॉनिटरिंग होगी। चिकित्सा मंत्री से लेकर अन्य अधिकारी मॉनिटरिंग कर सकेंगे और चिकित्सा शिक्षा विभाग इसके लिए बड़ी कवायद में भी जुटा हुआ है। अस्पतालों के सभी सीसीटीवी को ऑनलाइन करने की कवायद की जा रही है और खुद चिकित्सा शिक्षा सचिव वैभव गालरिया यहां पर कवायद की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और अभी तक एमडीएम जोधपुर, ईएसआई उदयपुर, एमसीएच बीकानेर, बाड़मेर और भीलवाड़ा के अस्पताल के सीसीटीवी ऑनलाइन हो चुके हैं। आरयूएचएस समेत अन्य बड़े अस्पतालों के सीसीटीवी भी जल्द ही ऑनलाइन होंगे। दरअसल प्रदेश भर के कई अस्पतालों को लेकर नेगेटिव फीडबैक मिल रहा है और ऐसे में फील्ड में सीधी मॉनिटरिंग के लिए विभाग ये एक्सरसाइज कर रहा है। राजधानी के कोरोना मरीजों के लिए बड़ी राहत की खबर है। अब आरयूएचएस से रेफरल मरीज नहीं भटकेंगे इधर उधर। अब हर रेफरल मरीज को एसएमएस अस्पताल में भर्ती किया जाएगा। फर्स्ट इंडिया की खबर पर चिकित्सा शिक्षा विभाग ने निर्देश दिए हैं। चिकित्सा शिक्षा सचिव वैभव गालरिया ने नियुक्त किए हैं नोडल अधिकारी। एसएमएस के उपाधीक्षक डॉक्टर अनिल दुबे को बनाया गया है नोडल अधिकारी। आरयूएचएस अधीक्षक डॉक्टर अजीत सिंह से समन्वय बनाएंगे दुबे। पूरे कोऑर्डिनेशन के साथ मरीज किए जाएंगे आरयूएचएस से एसएमएस शिफ्ट। एसएमएस अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर राजेश शर्मा इसे लेकर मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। वार्डवार मरीजों को चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाने के प्रयास जारी है। कोरोना का कहर और कंफ्यूज करने वाले भाव। आखिर कौन से सैनिटाइजर से मरेगा कोरोना? मार्केट के सैनिटाइजर्स के अलग अलग भाव हैं। नीले या गुलाबी रंग के सैनिटाइजर्स दिखते हैं एक से, लेकिन इन सभी के भाव संशय वाले हैं। कहीं 500 में 5 लीटर तो कहीं 600 में 5 लीटर, तो कोई बेच रहा है 700 या 800 में 5 लीटर। 2000 रुपए में भी आता है 5 लीटर सैनिटाइजर। और इन सब के बीच बड़ा सवाल, कौन सा सैनिटाइजर करेगा हाथों की सही सुरक्षा? क्योंकि दाम अलग अलग है, लेकिन क्या वाकई में क्वालिटी वाइज बात की जाए तो क्या इस पर भी असर पड़ेगा? और इसलिए कोरोना के कहर के मद्देनजर अब भाव भी ये कंफ्यूज करने वाले हैं। आरटीपीसीआर टेस्ट का मकर जाल, पॉजिटिव को नेगेटिव और नेगेटिव को पॉजिटिव का तमगा। राजधानी में फिर सामने आया ऐसा ही एक नया प्रकरण। एक ही महिला की एक ही समय 2 अलग अलग तरह की रिपोर्ट आई। एक एसआरएफ आईडी पर जारी कर दी गई नेगेटिव पॉजिटिव रिपोर्ट। एसएमएस मेडिकल कॉलेज की लैब में कराई थी महिला ने जांच। देर रात आए 2 अलग अलग मैसेज के बाद घर में अब खलबली मची है। परिजनों ने एहतियातन एक बार फिर से महिला का टेस्ट करवाया है। के बाद आपका स्वागत है न्यूज ब्लास्ट में। चले बढ़ते हैं आगे। कोरोना से निपटने के लिए राजस्थान हाईकोर्ट ने सख्त निर्देश दिए। सीजे इंद्रजीत महंती व जस्टिस विनीत माथुर की खंडपीठ ने यह निर्देश दिए हैं। समाजसेवी सुरेंद्र जैन की जनहित याचिका पर सख्त निर्देश दिए गए। अधिवक्ता कर्मेंद्र सिंह सिसोदिया ने सुरेंद्र जैन की ओर से पैरवी की। केंद्र व राज्य सरकार को हाईकोर्ट ने नोटिस भी जारी किया है। महात्मा गांधी अस्पताल की नई बिल्डिंग को तुरंत शुरू करने के निर्देश दिए गए। विधिवत उद्घाटन के चक्कर में शुरू नहीं हो पाई थी अस्पताल की नई बिल्डिंग। ऑनलाइन पोर्टल को सुचारू रूप से संचालित करने के भी निर्देश दिए गए हैं। इधर कोरोना की टेस्टिंग रिपोर्ट जल्द से जल्द आने के लिए भी आग्रह किया गया था। अधिवक्ता कर्मेंद्र सिंह के अलावा
शेखर मेवाड़ा व मनीष बोहरा ने भी इसे लेकर पैरवी की। हिंदुस्तान टाइम्स का संपादकीय द राइट टू ब्रीथ, देश की राजधानी में लगातार तीसरे हफ्ते ऑक्सीजन संकट है। अस्पतालों को भरोसा नहीं, समय पर ऑक्सीजन मिलेगी या नहीं। मरीजों के सामने ऑक्सीजन का इंतजाम खुद करने की मजबूरी है। इस बीच ऑक्सीजन सिलेंडर्स की जमकर कालाबाजारी शुरू हो चुकी है। 20 अप्रैल को सबसे पहले दिखा था संकट, अब तक यही हालात है। और आखिर दिल्ली को क्यों नहीं मिल पा रही पर्याप्त ऑक्सीजन? ऑक्सीजन संकट दूर करने के लिए इच्छा शक्ति की जरूरत है। महाराष्ट्र के लैंडस्केप में पूनावाला पॉलिटिक्स, सीरम इंस्टीट्यूट सीईओ अदार पूनावाला के बयान पर राजनीति। पूनावाला ने कहा था धमकियां मिल रही हैं, इस पर सत्तारूढ़ महाविकास अघाड़ी में मतभेद दिखे। कांग्रेस ने पूनावाला को सुरक्षा देने की बात कही। राकापा ने कहा इसके लिए पूनावाला खुद जिम्मेदार। शिवसेना ने कहा पूनावाला शिकायत करे, जांच करेगी पुलिस। भाजपा ने कहा किसी स्थानीय पार्टी के दबाव में है पूनावाला। ब्रिटेन में 2400 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगी सीरम इंस्टीट्यूट। यूके इंडिया ट्रेड पार्टनरशिप के तहत हुआ है ये फैसला। दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच सहमति बनी है। सोमवार को हुई थी नरेंद्र मोदी बोरिस जॉनसन की बातचीत। वर्चुअल मीटिंग में ट्रेड पार्टनरशिप आगे बढ़ाने का यहां फैसला लिया गया है। एक तरफ अमेरिका में भारतीय उड़ानों पर पाबंदी है, दूसरी तरफ चार्टर्ड फ्लाइट से अमेरिका जा रहे हैं लोग। मंगलवार सुबह 2 चार्टर्ड विमानों ने उड़ान भरी। 2 चार्टर्ड फ्लाइट न्यूयॉर्क और शिकागो के लिए रवाना हुई। एक प्राइवेट कंपनी ने बुक करवाई थी चार्टर्ड फ्लाइट। टिकट बेचकर लोगों को अमेरिका भेजने की खबर है। जानकार सूत्रों के अनुसार हर यात्री के लिए 1.5 से 7 लाख रुपए यहां पर लिए जा रहे हैं। भारत से पहुंचे लोग इटली में 10 दिन तक होटल में बंद। रोम पहुंचे भारतीय विमान के सभी यात्री क्वारंटीन हैं। एयर इंडिया की दिल्ली अमृतसर रोम फ्लाइट AI 1123 का मामला है। फ्लाइट में 230 यात्री, चालक दल के 8 सदस्य और 2 पायलट। ये सभी कोविड पॉजिटिव मिलने के बाद अलग थलग 10 दिन तक होटल में क्वारंटाइन रहेंगे। ये 240 लोग। कोरोना मरीजों के लिए ऑक्सीजन प्रबंधन से जुड़ी बड़ी खबर है। ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए 4 टैंकर करवाए गए हैं एयरलिफ्ट। जयपुर से 2 और जोधपुर से 2 टैंकर भेजे गए हैं जामनगर। एयरफोर्स की मदद लेकर ऑक्सीजन टैंकर भेजे गए हैं। चारों टैंकर्स में एक साथ आएगी 80 मीट्रिक टन ऑक्सीजन। एक दिन में पहली बार एयरलिफ्ट कराए गए ये 4 टैंकर। राजस्थान को जामनगर से 40 मीट्रिक टन का आवंटन है। 21 निजी अस्पतालों का कोविड ट्रीटमेंट से पत्ता कट। राजधानी में कोविड मैनेजमेंट में जुटे चिकित्सा विभाग का ये बड़ा कदम है। 20 बेड से कम क्षमता के अस्पतालों को सूची से बाहर किया गया है। दरअसल इसमें से कई अस्पतालों को लेकर मिल रही थी शिकायतें। ये अस्पताल पहले करते मरीज को भर्ती, फिर बताते ऑक्सीजन संकट। कई अस्पतालों में ऑक्सीजन संकट के नाम पर मरीजों से मनमानी वसूली हुई है। इसके साथ ही अब SMS में शुरू हो चुका है कोविड का ट्रीटमेंट, जिसके चलते SMS में भी ऑक्सीजन सिलेंडर्स की अत्यधिक जरूरत है। ऐसे में ऑक्सीजन मैनेजमेंट का तर्क देकर इन अस्पतालों को बाहर किया गया है। कोविड ट्रीटमेंट के सूचीबद्ध अस्पतालों की सूची से इसे बाहर किया गया और अब इन निजी अस्पतालों की ऑक्सीजन भेजी जाएगी SMS में। सरकारी कर्मचारियों के बीच की रोचक गपशप है। इन दिनों गपशप में हो रही है बस यही चर्चा। इस बार की तो मिल गई, अगली बार की देखी जाएगी। वेतन के बारे में यही सोच रहे हैं सरकारी कर्मी। ऐसे में जबकि कई संघ दे चुके वेतन कटौती की सहमति, तो कर्मचारी नेताओं में पड़ रहा है बड़ा दबाव। ऐसे में तनाव कम करने के लिए आखिरकार एक कर्मचारी नेता ने ये टिप्पणी की। इस बार का तो हो गया, अगली बार का देखा जाएगा। पत्रकारों के लिए योगी सरकार का बड़ा फैसला। पत्रकारों को वैक्सीन लगवाएगी योगी सरकार। पत्रकारों और उनके परिजनों को लगेगी फ्री में वैक्सीन। पत्रकारों के लिए अलग सेंटर बनाने के भी निर्देश दिए गए हैं। मीडिया के दफ्तरों में भी पत्रकारों को वैक्सीन लगेगी। पत्रकारों को प्राथमिकता के आधार पर वैक्सीन लगाई जाएगी। जैसलमेर जिला कलेक्टर ने अस्पताल प्रशासन के हाथ जोड़े हैं। चिकित्सकों के सामने हाथ जोड़कर उन्होंने निवेदन किया और कहा कि व्यवस्थाओं को लेकर गंभीर होना पड़ेगा। रोज रोज एक बात को लेकर नहीं की जा सकती है बात। कलेक्टर आशीष मोदी ने राजकीय जवाहर अस्पताल का निरीक्षण किया। कलेक्टर ने अस्पताल में सफाई व्यवस्था को लेकर नाराजगी भी जताई और कहा व्यवस्था धीरे धीरे चरमरा रही है। ऐसे माहौल में सभी को गंभीर होने की आवश्यकता है। चिकित्सकों के सामने हाथ जोड़कर कहा कि व्यवस्थाओं को लेकर अब गंभीर होना पड़ेगा। जैसलमेर जिला कलेक्टर ने अस्पताल प्रशासन के सामने हाथ जोड़े।
रोज रोज एक बात को लेकर नहीं की जा सकती बात। कलेक्टर आशीष मोदी ने राजकीय जवाहिर अस्पताल का निरीक्षण किया। कलेक्टर ने अस्पताल में सफाई व्यवस्था को लेकर नाराजगी भी जताई। कहा कि व्यवस्था धीरे धीरे चरमरा रही है। ऐसे माहौल में सभी को गंभीर होने की आवश्यकता है। मेरा हाथ छोड़ के नहीं इसको मतलब प्रॉपर मैनेजमेंट कराइए। और अभी बात बार मैं आता हूँ, एक ही बात है, सफाई नहीं होती। और जैसलमेर से संवाददाता सूर्यवीर हमारे साथ जुड़ गए। सूर्यवीर, कलेक्टर हाथ जोड़ रहे हैं डॉक्टर्स के सामने कि अब तो गंभीर होना पड़ेगा व्यवस्थाओं को लेकर। रोज ही एक ही चीज पर बात नहीं हो सकती है। किस तरह की व्यवस्थाएं हैं और कलेक्टर अब किस तरह से पूरी तैयारी कर रहे हैं कि जो लड़खड़ाई हुई व्यवस्था है उसे ट्रैक पर लाया जाए? जी बिल्कुल, जिस तरीके से जैसलमेर में कोरोना की रफ्तार है वो धीरे धीरे बढ़ रही है। लगातार जिस तरीके से मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है तो दूसरी तरफ कोरोना की आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। लेकिन जिला कलेक्टर आशीष मोदी है वो बेहद चिंतित और गंभीर दिखाई दे रहे हैं। लगातार मुख्यमंत्री के वीसी के जरिए दिशा निर्देश देते हैं और तमाम रूप से चिकित्सा व्यवस्थाओं पर है विशेष दृष्टि है वो बनाए रखे हुए हैं। लगातार अधिकारियों से 1-to-1 चर्चा करके दिन भर का जो फीडबैक है वो भी ले रहे हैं और तमाम रूप से रोज है जो अस्पताल का निरीक्षण कर रहे हैं। लेकिन निरीक्षण के दौरान जिस तरीके से रोज रोज अधिकारियों को समझाइश के करने के बाद भी जो व्यवस्थाओं में सुधार नहीं आ पा रहा है तो कहीं ना कहीं जिला कलेक्टर नाराजगी भी व्यक्त कर रहे हैं कि रोज रोज कहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर इस जैसे कोरोना महामारी चल रही है तो कोरोना महामारी के अंदर हमें गंभीर होने की आवश्यकता है। जिस तरीके से हम कोरोना की चेन है वो तोड़ सकते हैं, क्योंकि जिला कलेक्टर ने आज निरीक्षण किया तो कई जगह सफाई व्यवस्था है वो बिल्कुल बदहाल दिखाई दी, कई अन्य अव्यवस्थाएं भी दिखाई। बिल्कुल सूर्यवीर, आप हमारे साथ बने रहिए। जैसलमेर कलेक्टर आशीष मोदी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष जी, अस्पताल का निरीक्षण किया आपने और कहा भी कि अब गंभीर होना पड़ेगा। कितनी गंभीरता वहां नजर आ रही? व्यवस्थाओं को लेकर क्या किया जा रहा है सर? मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि जब से कोरोना की सेकेंड वेव आई है जी, पर्टिकुलरली 12 अप्रैल ऑनवर्ड, इसमें लगातार जो चिकित्सा व्यवस्था है उसको सुदृढ़ किया जा रहा है। लगातार एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स 24/7 वहां पर ड्यूटी दे रहे हैं और डे बाय डे सिचुएशन इम्प्रूव हो रही है, काफी इम्प्रूव हुई है क्योंकि केसेस काफी बढ़ रहे हैं और जो अन्य अस्पताल है उन पर लोड ज्यादा बढ़ गया है तो हमें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पर ज्यादा केसेस हैंडल करने पड़ रहे हैं जी। तो हमारे साथ लगी हुई है। आज जैसलमेर में जो उसमें हम पेशेंट को हमने रिफ्यूज नहीं किया और प्रभाव के हिसाब हमने हर पेशेंट का हर घंटे का मॉनिटर किया है तो हमारे पास ऑक्सीजन की सप्लाई कंटिन्यूसली बनी, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम। बिल्कुल सर, लेकिन पूरे प्रदेश की बात करें, डिमांड कहीं ऑक्सीजन की है, कहीं पर बेड की है। जैसलमेर की हम बात करें तो वहां पर किस तरह की व्यवस्थाएं आप कर दी गई, क्योंकि दिक्कतें पहले भी वहां पर थी? बिल्कुल, यहाँ पर जैसे जैसे केसेस बढ़ रहे थे हमने कमेंसरेट कोरोना केसेस बढ़ने की स्पीड से ही जो अस्पताल की व्यवस्था है उसको और सुदृढ़ किया है। एक समय पर 25 ऑक्सीजन बेड थे, आज के डेट में हमारे पास 140 बेड हैं और आने वाले समय में हम इसको 250 के आसपास लेकर के जाने की क्षमता रखते हैं। चलिए, शुक्रिया आशीष मोदी जी फर्स्ट इंडिया से बातचीत के लिए और उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द पूरे प्रदेश की स्थिति यहां पर सुदृढ़ हो। हालांकि मुख्यमंत्री गंभीर है और इधर जैसलमेर की तस्वीर हमने दिखाई, खुद कलेक्टर बता रहे हैं कि पहले व्यवस्थाएं चरमराई थी, हालांकि अभी कोशिश कर रहे हैं और गंभीर अब हर किसी को होना होगा। और चलिए शिक्षा बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।